Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start our new topic which is what? Replication. Okay. सबसे पहले तो हमें replication का मतलब पता होना चाहिए. Replication में this replica मतलब क्या होता है? Copy. कि this is the प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन में यूज होता है. ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक इंडिविजुअल का जो डीएनए स्ट्रैंड है उससे क्या बनाता है, इट मेक रेप्लिका. तो रेप्लिका यानी कि एक तो पेरेंटल का इससे क्या बनता है, एक और कॉपी बनती है. तो लास्ट में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दो कॉपी जनरेट होती है. ठीक है, ये जो पेरेंटल है इसमें से एक तो पेरेंटल वाला ही होता है जो दोनों में जाता है और एक जो है वो न्यू स्ट्रैंड जनरेट होता है. ठीक है, जिसको मैं अगर दूसरे कलर से दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह से हो सकता है. ये वाला जो है ये न्यू डॉटर डीएनए जनरेट होता है. ठीक है, ये वाला न्यू हो गया और ये वाला ओरिजिनल पेरेंटल हो गया. तो इस तरह से रेप्लिकेशन जनरेट होता है. बिकॉज इसमें क्या होता है, हाफ तो पेरेंट का होता है और हाफ न्यू बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम भी बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. क्यों बोलते हैं, टोटल कंजर्वेटिव क्यों नहीं बोलते. अगर टोटली पेरेंट का इंफॉर्मेशन होता तब इसे हम टोटली कंजर्वेटिव बोलते हैं. बट यहाँ पे क्या है, आधा तो पेरेंट का है और आधा न्यू बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. क्लियर. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि रेप्लिकेशन कैसे होता है. इसको इजीली समझने के लिए हम इसको पॉइंट्स वाइज समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप. तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आएगा. ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज व्हाट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होगा. ऐसा तो है नहीं कि पूरे डीएनए स्ट्रैंड में ये कहीं भी स्टार्ट हो गया, उसका जहां मन किया वहां से स्टार्ट कर दिया. नो, देयर इज अ सर्टेन पॉइंट और साइट जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है विच इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ORI. ठीक है, ये ओरिजिन जो है ये प्रॉपर एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है. दिस इज अ प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस. ठीक है, इसको हम दूसरा नाम एक ये भी बोलते हैं. मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है इसको ARS बोलते हैं. ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जहां पर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं ARS. एंड दिस सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय a complex that is called origin of replication complex. ये क्या होता है, ऐसे जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ दो ब्रॉड कैटेगरी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. सो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, दिस इज द प्रोकैरियोटिक डीएनए जो क्या होता है, सर्कुलर रहता है. फाइन. इसमें प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है. दिस ओरिजिन, ये पूरी रेप्लिकेशन यूनिट में ये एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकॉन. ये प्रोकैरियोट्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कोलाई में सिर्फ एक ही होता है, एक ही रेप्लिकॉन होता है. वेयर इज इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, किस तरह से होता है, इट इज लाइक दिस. ये प्रोकैरियोट का पूरा स्ट्रैंड मैं ओपन फॉर्म में दिखा रही हूँ, जनरली ये कॉइलिंग फॉर्म में ही होता है. ये यहाँ पे बीच में इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ये मिसअंडरस्टूड मत करना कि एक जगह यहाँ स्टार्ट हुआ और ये आगे लंबा चलता ही जाएगा. नो, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो क्या होगा, ये छोटे साइड पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता था, ये छोटे पोर्शन का स्टार्ट हुआ इसका, तो साइमल्टेनियसली हर छोटे स्पॉट पे ये स्टार्ट होता है और फिर कंबाइंडली एक पूरा डीएनए बनता है ताकि शॉर्ट टाइम में पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो सके. तो ये जो है छोटे ये सब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. जैसे ही ये ओरिजिन स्टार्ट होना होता है तो ये क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दे मेक अ रेप्लिकेशन बबल. इट्स लाइक दिस. मतलब कि ये क्या होता है, ओपन होता है स्ट्रैंड, तभी तो इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, राइट. तो दे मेक अ रेप्लिकेशन बबल ओवर हेयर. ओके, सॉरी, ये भी ग्रीन से, दे मेक अ रेप्लिकेशन बबल ओवर हेयर. ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा रेप्लिकेशन बबल यहाँ पर बन जाता है, राइट, लाइक दिस. ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारे बॉन्डिंग है. आपको अगर पता हो कि डीएनए के अंदर 4 बेसेस होते हैं, GATC, और ये इसके ऑपोजिट बेस से भी बाइंड होता है, लाइक CTAG.
तो ये किसके थ्रू बाइंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाइंड होते हैं। तो ये जो लाइनिंग है ये सब क्या डिनोट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करता है। ओके, तो और ये क्या है, यहाँ पे ये और रेप्लिकेशन बबल बन रहा है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, लाइक दिस दे मेक दी रेप्लिकेशन बबल। सो आई थिंक दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, ओरिजिन तो हमें पता चल गया, ओरिजिन कॉम्प्लेक्स ने उसको फाइंड आउट भी कर लिया कि कहाँ पे ओरिजिन करना है। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि न्यू अगर स्ट्रैंड जनरेट करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए, नए न्यूक्लियोटाइड चाहिए उस पुराने न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट में बनने के लिए। ठीक है, तो आपका सेकेंड स्टेप क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो अभी मैंने जैसे आपको बताया 4 बेसिस होते हैं, 4 मेन टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो क्या होते हैं, डीऑक्सी। यहाँ पे एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, डीऑक्सी। सो डी, ठीक है, ए, अब ये क्या है, ये सब क्या है, मोनोफॉस्फेट है, तो ये क्या है, AMP, ठीक है, एडिनोसिन, ठीक है, डी ग्वानिन, डी TMP, थायमिन, एंड डी और कौन सा बच्चा, साइटोसिन, CMP। सब क्या है, मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में हमें हमारे पास है। अभी हमें इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सारे जितने भी मोनोफॉस्फेट्स हैं, DGMP, DTMP एंड DCMP, दे कंबाइन विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, यानी कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा और उसको दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल ईच वन में एड ऑन होगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करेगा इस फॉस्फेट को इस पे ऐड होने के लिए और विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी इसमें इनपुट कर रहे हो। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज ATP, DGTP, DTTP एंड DCTP। तो ये सब क्या होंगे, ये सब एक्टिव, दे आर चार्ज फॉर्म, दे आर एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स। आर यू क्लियर अबाउट इट? ठीक है, ये सब क्या है, एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी हो गया, हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हम उस साइट पे क्या कर देंगे, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कैसे होता है एग्जैक्टली। तो दिस इज द इनिशिएशन। अभी देखिए कैसे इनिशिएशन होता है। वन मोर थिंग मुझे जो आपको बतानी है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब कि ये जो बबल बना, इस बबल के अंदर डीएनए हाफ तो इस डायरेक्शन में जाएगा और हाफ जो है ये दूसरी डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। मतलब कि ये तो कंटिन्यूस होगा और ये छोटे छोटे स्ट्रैंड बनेंगे। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। लेट्स हैव अ लुक। सी, मैंने बताया कि यहाँ हाफ का मैं इस डायरेक्शन का रेप्लिकेशन बता रही हूँ, फिर मैं इसका हाफ का भी आपको समझाऊंगी। इसमें क्या है, 2 स्ट्रैंड है, एक 5' to 3' जा रहा है और एक 3' to 5' जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, ये है, ये 3' to 5' है। अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक करती हूँ तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, 5' एंड, और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, 3' एंड। मतलब कहीं भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 एंड जनरेट होंगे, 5' एंड 3'। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जब मैंने ब्रेक किया तो ये 5 से 3 चलता आ रहा है। अब यहाँ पे 2 एंड जनरेट हो गए, एक 5' एंड जनरेट हो गया और एक 3' एंड जनरेट हो गया। अभी मैं 3' से बता रही हूँ बिकॉज रेप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा 5 to 3' डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये कभी भी उल्टी डायरेक्शन में नहीं होता है। तो अब यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ 5 to 3'। बट क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसे स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्राइमर की जरूरत होती है। ठीक है, प्राइमर क्या होता है, प्राइमर इज दी 4 to 12 nucleotide long sequence. It is a 4 to 12 nucleotide long sequence which is generated by RNA polymerase. ठीक है, which is generated by RNA polymerase. तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले RNA polymerase आता है और ये छोटा सा एक प्राइमर यहाँ पे जनरेट करता है। ये प्राइमर जनरेट क्या होता है, 5 to 3' डायरेक्शन में। मतलब कि ये नए स्ट्रैंड का
5 प्राइम एंड ये प्राइमर ही प्रोवाइड करता है। अब दूसरा एंड क्या है, 3 प्राइम एंड। और डीएनए में आपको पता होगा 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट, और 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, OH। तो ये 3 प्राइम एंड क्या हो गया, ये ओपन है जहाँ पे OH है, और ये अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड जो है उनको इन्वाइट करता है कि आओ और मेरे साथ बाइंड हो जाओ। और जितने भी अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड है वो क्या आएंगे, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड के साथ ही आएंगे। और वो आएंगे कैसे, 5 प्राइम एंड के साथ आएंगे, तो 5 प्राइम एंड इसके साथ बाइंड हो सकता है इजीली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो भी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है वो सब आएंगे। उससे पहले यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, जो एक्चुअली रेप्लिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो अब ये डीएनए प्राइम पॉलीमरेज यहाँ पे उसको डायरेक्शन में ऐड करता जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड आते जा रहे हैं, ये आगे बढ़ता जा रहा है पॉलीमरेज, और ये आगे रेप्लिकेशन होता जा रहा है। बट ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है, ये जो वाई शेप, मतलब ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना, अगर मैं इस हाफ को ऐसे पोजीशन में लेके जाऊं तो ये मुझे इस तरह का दिखेगा। अगर मैं इस हाफ पोर्शन को रोटेट कर दूं तो ये मुझे इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह का एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। तो इस रेप्लिकेशन फॉर्क में आगे अगर बनना है तो ये वाली जो कॉइलिंग है, ये वाइंडिंग है, इनको हमको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हेलिकेज एंजाइम। ये क्या करता है, इस बाइंडिंग को ब्रेक करता है। एक्चुअल में तो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी एंजाइम नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जाता है, ऐसे ब्रेक करता जाता है, और कॉइलिंग क्या होती है, आपस में ओपन होती जाती है। समझ में आ रहा है, ऐसे ब्रेक करता जाएगा और कॉइलिंग ओपन होती जाएगी। जैसे ही कॉइलिंग ओपन होती जाएगी, ये हमें सिंगल स्ट्रैंड मिलता जाएगा, ताकि डीएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड होकर आगे रेप्लिकेशन कर सके। बट क्या होता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी टेंडेंसी होती है कि वो वापस भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इन दोनों स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में स्टेबल करने के लिए यहाँ एक प्रोटीन होता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। आई एम रिपीटिंग अगेन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों स्ट्रैंड पे आके बाइंड हो जाता है, ताकि ये इन सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबल कर सके, ताकि वापस रिबाइंड ना हो, ठीक है। बट आपने कभी अगर नोटिस किया, अगर आपने सपोज 2 रोप लिए, दोनों में कॉइलिंग कर लिया, और बीच में से मैं उस रोप को अगर खींचती जाऊं, दोनों एंड को आपने कहीं बांध दिया है, और बीच में से मैं खींचती जाऊं अगर उस रोप को, तो इफ यू नोटिस क्या होगा, दोनों एंड पे जो क्या होगा, जो कॉइलिंग है उसमें टेंशन क्रिएट होगा, मतलब उसमें कॉइलिंग और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर मैं बीच में से खींचूंगी तो वहाँ साइड के एंड्स में कॉइलिंग बढ़ता जाएगा, तो वो क्या करेगा, डीएनए पे टेंशन क्रिएट करेगा। उस टेंशन को अगर रिमूव करना हो तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, उन दोनों स्ट्रैंड में से उस दोनों स्ट्रैंड पे क्या करता है, यहाँ पे एक कट लगाता है, यहाँ पे एक कट लगाता है स्ट्रैंड में, और उसको रिवर्स डायरेक्शन में कॉइल कर देता है, रिवर्स डायरेक्शन में घुमा देता है। जैसे ही यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, सपोज ये ओपन हो रहा है तो टेंशन क्रिएट हो रहा है क्लॉकवाइज, ये क्या करता है, उसको एंटी क्लॉकवाइज एक स्ट्रैंड घुमा देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी उसमें टेंशन क्रिएट हो रहा है, जितना भी ओवर कॉइलिंग हो रही है, जितना भी ओवर बाइंडिंग हो रहा है, वो सब रिमूव हो जाता है, ठीक है। टोपोआइसोमरेज 2 तरह के होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 and 2। 1 क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंड में ही कट लगाता है, एंड 2 क्या करता है, ये दोनों ही स्ट्रैंड में एक साथ कट लगाता है। यहाँ दोनों स्ट्रैंड में कट लगाया और इसको एक बार घुमा दिया उल्टी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कॉइलिंग हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया, ताकि इसका जितना भी प्रेशर या टेंशन क्रिएट हो रहा है वो सब रिमूव हो सके। इस टोपोआइसोमरेज सेकंड को हम एक और नाम बोलते हैं गायरेज, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान रखना, इसको डीएनए गायरेज बोलते हैं। किसको बोलते हैं, टोपोआइसोमरेज सेकंड को। तो आई होप आपको हेलिकेज का पता चल गया। टोपोआइसोमरेज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, प्राइमेज के थ्रू जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए प्राइमेज जो है वो क्या करता है, बार बार छोटा प्राइमर यहाँ पे बना रहा है, और ये आगे भी मूव होता जा रहा है, और उसकी वजह से आगे रेप्लिकेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आया। अब ये क्या है, ये स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनता जाएगा, जैसे ही ओपन होता जाएगा ये बनता जाएगा। तो इस कंटिन्यूस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। दिस कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। बस अब दूसरी डायरेक्शन की बात करते हैं। अब दूसरी डायरेक्शन में क्या आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रैंड आ रहा है, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, दिस इज 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे 2 एंड बन गए 5 to 3, तो ये वाला 3 बन गया और ये वाला 5 प्राइम बन गया।
अब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट अगर होगा तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, 3 प्राइम ही होगा। ठीक है, आपको अगर डीएनए का अपने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि रेप्लिकेशन तो हमेशा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही आगे मूव ऑन होता है। तो यहाँ पे तो ये रेप्लिकेशन जनरेट नहीं हो सकता, यानी कि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो क्या होगा, जैसे ही ओपन होता जाता है यहाँ पर ये आरएनए प्राइमेज आता है और यहाँ पे छोटा सा ही प्राइमर जनरेट करता है। डीएनए पॉलीमरेज भी यहीं आया, दिस ग्रीन वन इज डीएनए पॉलीमरेज, और फिर ये जनरेट ऐसे करता है। और अब ये कंटिन्यूस नहीं चलता, ये शॉर्ट एक स्ट्रेच शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जनरेट किया, फिर अगेन ये हट जाता है, यहाँ पे अगेन एक और आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो पूरा आरएनए प्राइमेज आता है, वो अगेन एक और स्ट्रैंड बनाता है, फिर यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज उसको जनरेट करता है, फिर ये रिमूव हो जाता है, अगेन यहाँ पे प्राइमर बनता है। तो छोटे ऐसे फ्रैगमेंट्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और इस तरह ऐसे छोटे चीज में जनरेट होना, मतलब छोटे फ्रैगमेंट्स में जनरेट होना, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये वाला कौन सा हो गया, मैं इसको रब कर देती हूँ, थोड़ा सा समझ में आया। मैं एक बार दोबारा इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हेलिकेज आता है, सबसे पहले अनवाइंडिंग करता है, और अनवाइंडिंग होते ही सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे आके अटैच होकर इसको स्टेबल करते हैं। बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, तो टोपोआइसोमरेज उस टेंशन को रिमूव करता जाता है। अब ये स्ट्रैंड अनवाइंड हुए, बीच में से यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है दोनों डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में प्राइमर पहले अटैच होता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज जनरेट करता जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं। अब क्या हुआ, ये फ्रैगमेंट्स तो बन गया, अब इसके बीच का गैप है वो फिल करना होता है, दैट इज डन बाय डीएनए लाइगेज, सॉरी। ठीक है, सॉरी, दिस शुड नॉट बी हेयर, ओके, दिस इज द कंटिन्यूअस वन, द डीएनए लाइगेज इज ओवर हेयर। ठीक है, ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन दोनों के बीच में कोई न्यूक्लियोटाइड मिसिंग नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या मिसिंग है, ओनली अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज मिसिंग इन बिटवीन दीज टू। ये सिर्फ क्या करता है, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को इन दोनों के बीच में बनाता है, और इसको भी फिर बाद में क्या कर देता है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बाई डायरेक्शन में कैसे स्टार्ट होता है। सी होता क्या है, लेट्स सी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत हौच-पौच हो गया। ओके, तो अभी क्या हुआ, यहाँ तो इस डायरेक्शन हो गया, अब यहाँ पे देखिए 5 प्राइम एंड है। अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं इसी स्टैंड से स्टार्ट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम एंड होएगा, जबकि रेप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो यहाँ पे ये नहीं जनरेट ऐसे हो सकता, तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम में इस तरह से जनरेट होना शुरू होगा। तो यानी कि एक ही फॉक पे, मतलब कि एक वाले स्ट्रैंड पे और लीडिंग लैगिंग दोनों ही स्ट्रैंड जनरेट होंगे। अब यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड है, तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे क्या हुआ, 5 प्राइम एंड, तो ये इजीली यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जनरेट हो सकता है। तो क्या होगा, क्यों ये बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जनरेट होती है, यहाँ का जो गैप है, अगर ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जनरेट नहीं होगा, सपोज ये जनरेट नहीं होता, तो यहाँ पे जो ये प्राइमर है ये बाद में हटता है। ठीक है, और इसकी जगह वापस डीएनए सीक्वेंस जनरेट होके यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो ये प्राइमर जब हटेगा तो यहाँ पे वापस स्टार्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को कुछ चाहिए इनिशिएशन करने के लिए, क्योंकि उसके आगे कोई भी स्ट्रैंड नहीं है। कोई स्ट्रैंड होगा तो डीएनए पॉलीमरेज उसको कंटिन्यूस कर सकता है, बट कहीं से भी रेप्लिकेशन को अपने आप से स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रैंड होता है। तो अब क्या होगा, ऑलरेडी डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे एक स्ट्रैंड मिल रहा है, तो यहाँ से वो उसको कंटिन्यूस कर सकता है और इस गैप को वो फिल कर सकता है। आर यू गेटिंग मी? इस वजह से यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होता है, सो दैट ये भी गैप फिल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस सिंथेसाइज होता जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमर जब रिमूव होगा, इसको डीएनए कैसे फिल करेगा, इसको डीएनए फिल नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ ऑलरेडी एक स्ट्रैंड चलता आ रहा है तो ये कंटिन्यूस सिंथेसाइज होते होते इसको भी फिल कर देगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी इस वाले बाई डायरेक्शनल में प्रॉब्लम आता है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको
क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इनिशिएशन। नाउ हैव अ लुक। इनिशिएशन तो हो गया, न्यूक्लियोटाइड भी अटैच हो गया उसमें, आगे वो बढ़ता जा रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता जा रहा है और रेप्लिकेशन आगे बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा, जो बेसिस बन रहे हैं उसका ऑलमोस्ट तो रेप्लिकेशन हो गया। मैं आपको अलग से समझाती हूँ कि जो बेस बनते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जो बेसिस होते हैं उनमें पेयरिंग किस तरह से होती है। ठीक है, पेयरिंग कैसे होती है, जैसे कि ये सारे न्यूक्लियोटाइड है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब क्या है, चार्ज फॉर्म में है। ओके, तो ये सब चार्ज न्यूक्लियोटाइड्स पेयरिंग कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सो ये मेरे सारे चार्ज। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स वापस क्या करते हैं, एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज, ठीक है, ये क्या करता है, इस फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो ये फॉस्फेट को रिमूव करके वापस इसको मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। दो फॉस्फेट इन सब के रिमूव कर देता है और वापस इसको मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखिए, सॉरी, ये हो गया, एंड सबके दो फॉस्फेट रिमूव हो गए। एंड इसके साथ क्या रिमूव होगा, एनर्जी रिमूव होगी। पहले वाले में हम एनर्जी दे रहे थे इसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, अब इसको मोनो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड दिस एनर्जी, क्योंकि जो बेसेस होते हैं यहाँ पे जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनती है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किस वजह से बनता है, दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप इट इज क्लियर। क्यों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रही है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसकी वजह से एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बना रही है। ओके, क्लियर। तो हमने 5 स्टेप तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड आउट करना। सेकेंड, न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेट होना। थर्ड इज इनिशिएशन होना। फोर्थ इज प्राइमर का बनना। एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट, बेस पेयरिंग होना, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। अब जो 6th स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका न्यू स्ट्रैंड जनरेट हो रहा है, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब न्यू स्ट्रैंड किससे बनता है, एज यू नो, ऑलरेडी नो, इट इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, बट क्या होता है, इट इज डिफर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दोज वन। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज अ 3 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, 1 डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। यूकैरियोट्स में इट इज पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज बीटा, पॉलीमरेज गामा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड पॉलीमरेज डेल्टा। देखते हैं इन सबके अलग अलग क्या रोल होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रिपेयरिंग। ठीक है, सी डीएनए का जो रेप्लिकेशन है इट इज ऑल्सो मशीनरी, इसमें भी एरर के चांस है। अब सपोज ये पूरा स्ट्रैंड जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जी की जगह अगर सी आना है और यहाँ पे गलती से उसकी जगह क्या आ गया, टी आ गया, तो ये क्या होगा, दिस इज रिपेयर विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। सेकंड क्या करता है, सेकंड क्या काम करता है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि सपोज हमने कोई एक पैराग्राफ लिखा, अब इस पैराग्राफ को हम एक बार पूरा लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फटाफट से ओवरव्यू एक क्विक रीडिंग करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, उसमें कोई एरर फाइंड आउट करते हैं कि कोई एरर तो नहीं रह गई। तो ये क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये जब पूरा डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है तो यहाँ पे आकर और ये पूरे को स्कैन करते हुए जाता है और इसमें जहां भी उसको एरर दिखी, सपोज ये एरर दिखी कि यहाँ पे भाई जी की जगह सी आना था बट यहाँ पे टी आ गया है, तो उस एरर को डीएनए पॉलीमरेज 1 को बताता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 इस एरर को क्या करता है, ठीक करता है। ये रिपेयरिंग नहीं कर रहा है, ये रीडिंग कर रहा है ओनली। एंड द थर्ड वन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन। ये क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस वन। पॉलीमर अल्फा क्या करता है, रेप्लिकेशन इनिशिएट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके साथ एक और फंक्शन करता है, यही डीएनए रिपेयर का। ओके, यहाँ पे प्रूफ रीडिंग जो सेकंड करता है, यहाँ पे बीटा ये वाला काम करता है प्रूफ रीडिंग का, प्रूफ रीडिंग। ओके, ना गामा क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है उसकी रिपेयरिंग का काम करता है। अगर आपको मालूम है, उस यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद की डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी होती है, तो उसमें जो एरर होगा उसके लिए खुद का ही डीएनए पॉलीमरेज होगा। तो यहाँ पे गामा जो है वो उसका रिपेयरिंग का काम करता है। एप्सिलॉन क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड जनरेट करता है। ठीक है, ये लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है। और डेल्टा क्या करता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है। ध्यान रखना, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड।
ठीक है, तो अब क्या हुआ, स्ट्रैंड बन गए हैं, ये सब कुछ दोनों डिफरेंस है, हैव अ लुक ऑफ दीज टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या हुआ, अगर ये स्ट्रैंड बन गए, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें एरर के भी चांस होते हैं, तो 7th स्टेप जो आपका होगा दैट इज व्हाट, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पूरे डीएनए स्ट्रैंड को, ये कौन सा, या प्रोकैरियोट होगा तो पॉलीमरेज 2, ठीक है, और यूकैरियोट होगा तो पॉलीमरेज बीटा, ये क्या करता है, यहाँ पर आके इसको क्विक स्कैन करता है और इसको पूरे को रीडिंग करता है एंड फाइंड आउट करता है कि इसमें कोई एरर है या नहीं। ओके, ठीक है, तो ये सब तो हमारा पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट रह जाता है, क्या होता है जब भी रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन होता है, सी ये हमारा स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल में जैसे मैंने आपको बताया ये रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं और रेप्लिकेशन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूस। तो अब क्या होगा, ये गैप तो फिल हो जाता है, बट क्या होगा, यहाँ पे जो प्राइमर होगा, यहाँ का जो प्राइमर होगा, जब वो रिमूव होगा तो वो वाला प्राइमर वापस से, मतलब वहाँ पे जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑलरेडी स्ट्रैंड नहीं है जहाँ पे जाकर पॉलीमरेज इसको स्ट्रैंड को जनरेट कर सके। तो ये वाला जो एंड है वो थोड़ा सा कम बनता है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये वाला स्ट्रैंड कम बनता है। तो हर बार रेप्लिकेशन अगर करते जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये वाले स्ट्रैंड क्या होते हैं, ये स्ट्रैंड ऐसे छोटे होते चले जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है, इनकी लेंथ छोटी होती चली जाती है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड दी एजिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजिंग और सेनेसेंस, ठीक है, इसलिए ही एजिंग होती है, डेथ होती है, सेनेसेंस होता है, ठीक है। इसलिए ही क्या होता है, एनिमल एक सर्टेन एज तक ग्रोथ करता है, उसके बाद एनिमल की ग्रोथ रुक जाती है। बट क्या होगा, अगर ये कंटिन्यूस ऐसे ही होता गया तो बहुत जल्दी ही सेनेसेंस होगा, बहुत जल्दी एजिंग हो जाएगी। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टीलोमरेज एंजाइम, ठीक है। ये टीलोमरेज एंजाइम इस एंड, इसको प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। तो ये टीलोमरेज क्या करता है, इस एंड को वापस जनरेट करने में हेल्प करता है, सो दैट कि डीएनए का साइज कम ना हो। ऐसे कम होता गया तो क्या होगा, डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें इंफॉर्मेशन भी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पीशीज क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। तो ये टीलोमरेज इसको वापस जनरेट करता है और उसका स्ट्रैंड को वापस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं टीलोमेरेज के बारे में। इसका मैं एक अलग से सेपरेट डिटेल टॉपिक लूँगी टीलोमेरेज का, जिसमें टीलोमेरेज एक्चुअल में कैसे काम करता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो आई होप ये पूरा रेप्लिकेशन कैसे होता है आपको समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट आता है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी, ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, subscribe and share this channel, and yes, one more thing, please press the bell icon, तभी आपको मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वो पता चलेंगे, ठीक है। So thank you so much guys for watching this video, thanks a lot।